को अपनी बात बताने का कार्य करें। साहब के मिशन को आप दिन रात चलाने का काम कर रहे हैं माननीय चौधरी विकास पटेल साहब जी। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। धन्यवाद संचालक जी। साथियों, सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर किसी महापुरुष की जयंती सबसे बड़े पैमाने पर मनाई जाती है तो हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं। और ये बात जब मैं कहता हूं तो मुझे गर्व का अनुभव होता है, लेकिन इसी के साथ साथ जब हम इतने बड़े पैमाने पर अपने महापुरुष की जयंती मना रहे हैं तो इसी के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी कुछ बनता है और हमें अपने कर्तव्यों को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि जब बाबा साहब अंबेडकर थे तो बाबा साहब अंबेडकर अपने जीवन में उनके चाहने वाले लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने का काम किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ही बुलाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात के लिए मना कर रहे थे, बार बार उनको कह रहे थे कि हमारी जयंती मत बनाओ, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो कह रहे थे कि बाबा साहब हम आपकी जयंती मनाना चाहते हैं और आपको ही बुलाना चाहते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर गए और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहां भाषण किया और कहा कि मेरे नाम का जयकारा लगाने के बजाय जो मेरा अधूरा कार्य है उसको पूरा करने के लिए मेरे जो अनुयायी हैं वो जान की बाजी लगा दे। तो बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे? हमारे लिए बाबा साहब की जयंती मनाना केवल जयंती मनाने का उत्सव नहीं है, केवल जयंती मनाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हमारे लिए संकल्प का दिन है कि बाबा साहब अंबेडकर आपका जो अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। अगर ये संकल्प हम लेते हैं तो हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये हमारे लिए संकल्प दिन होना चाहिए कि बाबा साहब का जो कारवां है, जो उनका अधूरा मिशन है, उसको पूरा करने के लिए काम करें। नहीं तो आमतौर पर समाज में क्या देखा जा रहा है? आमतौर पर समाज में देखा जा रहा है कि साल के 364 दिन सोते रहो और साल में एक दिन 14 अप्रैल को जाग जाओ और 364 दिन सोते रहो और 14 अप्रैल को जाग जाओ तो फिर बड़ा सा डीजे करो और बड़ा सा डीजे करने के बाद में फिर क्या करो? तो फिर डांस करो। अब डांस करने के लिए थोड़ा टॉनिक की भी जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग फिर वो टॉनिक भी ले लेते हैं, क्योंकि बिना टॉनिक के फिर डांस करने में दिक्कत होती है। तो आप लोगों ने भी सड़कों पर ऐसा नजारा देखा होगा और हम लोग भी देखते रहते हैं। तब वो टॉनिक लेकर जब डांस करते हैं तो फिर वो नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। नारा तो लगा रहे हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, और काम कैसे कर रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा दारू पीकर करेंगे पूरा। जो सरकार है, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो मनु के बच्चे समझ गए। मनु के बच्चे क्या समझ गए? मनु के बच्चे समझ गए कि ये बाबा साहब की बात मान रहे हैं, पढ़ के अधिकारी बन रहे हैं, पढ़ के नेता बन रहे हैं और गुर्रा रहे हैं। तो दिशा डाइवर्ट करनी होगी
तो पढ़ के गुर्राने की जरूरत नहीं है, दारू पीकर गुर्राने की जरूरत है। तो जितनी बहुजनों की बैकवर्डों की बस्तियां हैं उसके आसपास टारगेट करके दारू के ठेके खुलवाए जा रहे हैं और दारू पिलवाने का अभियान चलाया जा रहा है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है और अपने समाज को समझाने की जरूरत है कि बाबा साहब ने दारू पीकर गुर्राने के लिए नहीं कहा था। और फिर दारू पीकर गुर्राएगा तो किसके ऊपर गुर्राएगा? तो दारू पीकर घर में आएगा, पत्नी ने खाना बनाया, खाना दिया तो खाना दिया और खाना में है नमक ज्यादा तो थाली उठाकर उसके मुंह पर फेंकेगा। गुर्राएगा तो अपनी बीवी पर गुर्राएगा। जिसके ऊपर गुर्राने के लिए बाबा साहब ने कहा उसके ऊपर नहीं गुर्रा पाएगा, अपने घर के आदमी के ऊपर गुर्राए। तो ये जो हमारे समाज में ये व्यवस्था लाई जा रही है और हमारे समाज के लोगों को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, इसके बारे में भी हमको सतर्क होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर यह तय करने की जरूरत है कि हमें अपने समाज को इन चीजों से भी बचाने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार देने के लिए पूरा जीवन लगाया और बड़ी मुश्किल से वोट का अधिकार दिया। लेकिन जब वोट का अधिकार हमको मिल गया तो आज वोट का अधिकार को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। जब चुनाव आता है, चुनाव हमारे लिए उत्सव है। क्यों उत्सव है? खाने की भी दिक्कत नहीं है और पीने की भी चुनाव भर दिक्कत नहीं है। तो बड़े लोग आपसे क्या छीनना चाहते? क्या आपको समझ में आया? नारा तो आप लगा रहे हो कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और बाबा साहब ने जिंदगी लगाकर जो अधिकार आपको दिलाया और जिसके बल पर आपको कहा कि आप शासक बन जाओ, इस देश के आप शासक बन जाओ, तो वो तो बाबा साहब कहे आप शासन करती जमात बनना है। और ये जो दारू पिला रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? हम तो शासन करती जमात बन ही गए हैं, तुम राशन लेती जमात बन जाओ। हम शासन करती जमात बन गए हैं और तुम राशन लेती जमात बन जाओ। तो बाबा साहब ने अभियान चलाया, मान्यवर काशीराम साहब ने अभियान चलाया, तमाम महापुरुषों ने अभियान चलाया, शासन करती जमात बनना है। और इधर लोग राशन लेती जमात बनाने पर लगाने पर लगे हुए हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, समाज को किस दिशा में हमको लेकर जाना है। ये संकल्प करने का दिन है हमारे लिए, ये केवल जयंती का दिन हमारे लिए नहीं। इस देश में एक और विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ जिन लोगों ने जयंती का आयोजन किया। नहीं तो लगातार केवल एक जाति के लोग ही जयंती मनाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, ज्यादा जगह देखा जाए। क्योंकि भारत केवल कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत एक जाति प्रधान देश भी। दुनिया में ज्ञान की वैल्यू है, भारत में जाति की वैल्यू है। तो जाति की वैल्यू है तो जैसे भी कोई आदमी आएगा पहले उसकी जाति खोजी जाएगी। जाति नहीं है मैच हो रही है तो विद्वान आदमी है हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जाति नहीं मैच हो रही। तो बाबा साहब के बारे में भी बहुत दिन तक ये सोच बनाई गई, क्योंकि मनवादी ताकतों को ये डर था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर 52% ओबीसी समाज में पहुंच जाएंगे फिर तो बहुत बड़ा खतरा देश में पैदा हो सकता है हमारी सत्ता और व्यवस्था के लिए। तो वो लगातार रोक कर रखे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पिछड़े वर्ग में नहीं पैदा होने चाहिए। इसलिए लगातार अभियान चलाया गया कि बाबा साहब तुम्हारे कुछ नहीं लगते। ओबीसी को कहा गया तुम्हारे लिए बाबा साहब ने क्या किया? तुम्हारे लिए तो कुछ किया नहीं बाबा साहब ने। ओबीसी का आदमी जय भीम बोलता नहीं था, अगर गलती से कोई बोल दिया और उधर दूर से कोई पंडित जी सुन रहे हैं तो उन्होंने देखा जय भीम बोल दिया, तो बाद में उससे मिलते थे और बाद में मिलते थे कहते थे जय भीम बोला। कहा बोला? अरे तो क्यों बोला? चमार हो गए क्या? उसके दिमाग में लगता था एक तो पहले नीचे थे और डिमोशन हो गया जय भीम बोलने से, और नीचे चले गए, दोबारा कभी नहीं बोलता है। तो ये जो अभियान चलाया गया, ये जो षड्यंत्र चलाया गया कि देश में ओबीसी के लोगों तक बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पहुंचने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े,
कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब की प्रतिमा बनाया, वहां मूर्ति लगाया। बाबा साहब अंबेडकर लंदन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई। क्यों लगाई गई? वहां तो बाबा साहब की जाति के लोग नहीं है, बाबा साहब वहां तो पैदा नहीं हुए, वो बाबा साहब का देश भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि वो योग्यता का सम्मान करते हैं और हम जाति का सम्मान करते हैं। उन्होंने योग्यता देखकर लगाया और हम जाति देखकर मान रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर, हम लोग कहते क्या किया? अगर वोट का अधिकार नहीं मिला होता तो आज हमको आपको कोई पूछता? आज इस देश में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को कोई पूछता? आज भी गले में मटका और पीछे झाड़ू कुछ लोगों के बधा होता और जिसका जो पेशा था वही करता होता। कोई मास्टर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं बन पाता और चुनाव में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां छोटे छोटे गांवों में आकर रुकती है और छोटे छोटे घरों में जाती है, वो नहीं जाती। वो इसलिए जा रही है कि बाबा साहब के वोट का अधिकार है और वो अधिकार बाबा साहब ने दिया। जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में इस अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो उस समय गांधी और कांग्रेस ये चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सबको वोट का अधिकार देने की जो बात कर रहे हैं, ये वोट का अधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए। और उनका कहना था कि केवल पढ़े लिखे लोगों को, केवल इनकम टैक्स देने वाले लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए। मगर बाबा साहब इस बात के लिए डटे हुए थे कि सबको वोट का अधिकार होना चाहिए और इसलिए ये तय हुआ कि जो 21 साल का हो जाएगा उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। पहले 21 साल था, बाद में घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो ये अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। अब इतना बड़ा अधिकार दिया, हमको पता ही नहीं है क्या दिया, तो हम कहते हैं क्या दिया। तो हमको जब पता नहीं है, और पता क्यों नहीं है? क्योंकि सिलेबस हमने नहीं, किताब हम पढ़ते, हम हाई स्कूल पास करते, इंटर पास करते, बीए पास करते, बीएससी पास करते, तमाम किताबें पढ़ते, तमाम डिग्रियां लेते, पढ़ते हम हैं, पैसा हम खर्च करते हैं, लेकिन हमारे महापुरुष के बारे में उसमें नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे महापुरुषों को ही सिलेबस से गायब कर दिया गया। इसलिए पढ़े लिखे आदमी को जानकारी नहीं है, अनपढ़ की तो बात छोड़ दीजिए। पढ़े लिखे को जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि सिलेबस में जब है ही नहीं तो कहां से जानकारी हो जाएगी। ये तो धन्यवाद देना चाहिए कि इस देश में जो सोशल मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो चिल्ला चिल्ला कर जानकारी दे रहे हैं और इसलिए इतने बड़े पैमाने पर आज जानकारी लोगों के बीच में हुई। तो जब बाबा साहब वोट का अधिकार दे रहे थे तो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब की बात अंग्रेजों ने माना और वोट का अधिकार दिया, वयस्क मताधिकार लागू किया। और अंग्रेज बुद्धि की कद्र करते थे, इसलिए अंग्रेजों को जब अपने देश में वोट का अधिकार देना हुआ तो अंग्रेजों ने सोचा कि डॉक्टर अंबेडकर को तो बहुत जानकारी है वोट के अधिकार के बारे में, तो इनको एक्सपर्ट के तौर पर कमेटी में लेना चाहिए। तो अंग्रेजों ने, भारत के लोग जान ही नहीं पाए कि अंबेडकर हमको वोट का अधिकार दिए, और अंग्रेजों ने जब अपने यहाँ वोट का अधिकार लागू किया तो एक्सपर्ट के तौर पर कमेटी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को रखा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की सलाह उनके लिए महत्वपूर्ण थी। तो हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। जाति से ज्यादा हमें यह समझने की जरूरत है कि इस देश में हमारे लिए कौन कौन लोग लड़े और हमारे विरोध में कौन कौन लोग लड़े। जो हमारे विरोध में लड़े उनकी जयंतियां मनवाई जाती है, मनाते रहते हैं, और जो हमारे समर्थन में लड़े उनको एक जाति तक सीमित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सूरज को ज्यादा दिन ढका नहीं जा सकता है, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी ढका नहीं जा सकता, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर तो सूरज है, ढका नहीं जा सकता है, तो बाबा साहब को भी नहीं ढका जा सकता है। तो इसलिए अब ये बात निकल कर सामने आई है और सब लोगों को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि बाबा साहब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए लड़े। महिलाएं यहाँ बैठी, पूरे देश में महिलाएं टीचर हो गई, महिलाएं अधिकारी हो गई, महिलाएं डीएम हो गई, महिलाएं एसपी हो गई, महिलाएं मुख्यमंत्री हो गई, महिलाएं प्रधानमंत्री हो गई, महिला राष्ट्रपति हो गई।
मतलब देश के सर्वोच्च पद पर महिला पहुंच गई। लेकिन भारत की महिलाओं को आप पूछिए कि आपको अधिकार किसने दिया, तो महिलाओं को नहीं पता कि अधिकार किसने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े, और इतना लड़े कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो दो लोगों के लिए दिया, एक महिलाओं के लिए और एक ओबीसी के लिए। दो लोगों के लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कितने महिलाओं को पता है? अनपढ़ महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ी लिखी महिलाओं की बात कर रहा हूं। कितना महिलाओं को पता है और कितने ओबीसी के लोगों को पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया? नहीं पता है, क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं जाता है, हमको बताया नहीं जाता है, इसलिए नहीं पता है। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को ये जानकारी देने का काम करें। बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान सभा में ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय ये कहा गया कि अभी ओबीसी की पहचान नहीं है, इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यही बात आर्टिकल 340 जो भारतीय संविधान का है उसमें लिख दिया और कहा कि ओबीसी के लिए आयोग बनाया जाए ताकि इसकी पहचान हो जाए। तो नेहरू जी आयोग नहीं बना, नेहरू जी आयोग नहीं बना रहे थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, आज तो ओबीसी में बहुत सारे नेता, बड़े नेता भी है, छोटे नेता भी बाबा साहब की वजह से ही पैदा हुए। अगर उनको कहो कि ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, इस्तीफा दे दो, जानवरों की हो रही, कुत्तों की हो रही है, हिजड़ों की भी हो रही, मगर पिछड़ों की नहीं हो रही। सही नहीं है, हिजड़ों की हो रही है मगर पिछड़ों की नहीं हो। और उनको कह दो इस्तीफा दो। लगभग 350 सांसद ओबीसी के हैं पार्लियामेंट में, और 131 तो SC ST की रिजर्व सीट से जाते हैं, बाकी जनरल से भी कुछ जीत कर जाते हैं। अगर उनको मिला दिया जाए तो 131 ही मान लो SC ST और 150 लगभग ओबीसी। कोई भी सरकार हमारे खिलाफ फैसला नहीं कर सकती है, और फैसला करने वाली सरकार नहीं चल सकती है। लेकिन क्या हो रहा है? बाबा साहब तो इस्तीफा दिए, और अगर इनको कहो तो ये बोलते नहीं, इस्तीफा देना तो बड़ी बात है। और वो तो सांसद है, गांव में एक सरपंच होता है, उसके नीचे एक पंच होता है। तो पंच सबसे छोटी पोस्ट है लोकतंत्र में। तो अगर पंच को कहो, सरपंच को नहीं बोल रहा हूं, पंच को कहो इस्तीफा दे दो, ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहा, बोलेगा नहीं मिल रहा तो हम क्यों इस्तीफा दे दे भाई। तो सवाल ये है कि जो बाबा साहब ओबीसी के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए इस्तीफा दिए, आज तक ओबीसी को यह बात पता नहीं चल पाई। ये कितने दुख की बात है। तो ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि ये बात हम हर ओबीसी तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाते हैं तो जयंती मनाने का कुछ मकसद होना चाहिए। केवल मनाने के लिए जयंती हमको नहीं मनाना है, हमारा कोई लक्ष्य तय होना चाहिए। तो ये जयंती हमारे लिए, हम बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। साथियों, इस देश के अंदर अगर हमको बाबा साहब को समझना है कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया, अगर हमको ये समझना है तो आज देश में क्या चर्चा हो रही है? आज देश में कभी औरंगजेब की चर्चा हो रही है तो कभी अंग्रेजों की चर्चा हो रही है, या तो मुगलों की चर्चा हो रही है या तो अंग्रेजों की चर्चा हो रही है। लेकिन अंग्रेजों का राज भी खत्म हो गया, 77 साल हो गए, और मुगलों का राज जब अंग्रेज आए तब उनके समय में खत्म हो गया। तो अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, मुगलों का राज खत्म हो गया, अब वो सरकार में नहीं है, उनके नाम पर लड़ाई हो रही, अंग्रेजों और मुगलों के नाम पर लड़ाई हो रही। और जिस व्यवस्था को आज हम झेल रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे, वो मंदिर में नहीं जाने पाए, वो अंग्रेजों की व्यवस्था थी कि मुगलों की व्यवस्था थी?
ना अंग्रेजों की थी ना मुगलों की थी। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, घर शुद्ध किया गया गंगा जल और गोमूत्र से। तो अंग्रेजों की व्यवस्था से शुद्ध किया गया कि मुगलों की व्यवस्था से खुद शुद्ध किया गया? कहीं घड़ा छूने से, कहीं मटका छूने से हत्या होती है। ये हत्या अंग्रेजों की व्यवस्था से होती है कि मुगलों की व्यवस्था से होती? गांव में कुत्ता थाली चाट लेता है, थाली पवित्र है, आदमी थाली छू लेता है, थाली घर के बाहर चली जाती है। ये अंग्रेजों की व्यवस्था है कि मुगलों की व्यवस्था है? ना अंग्रेजों की व्यवस्था है ना मुगलों की व्यवस्था है। फिर ये पता लगाना जरूरी है ये व्यवस्था किसकी है जो अभी तक चली आ रही है, ये पता लगाना जरूरी है। चर्चा तो इसकी होनी चाहिए। चर्चा अंग्रेजों मुगलों की क्या करना है, जिनकी व्यवस्था ही खत्म हो गई, उनकी चर्चा क्या करना है? चर्चा करना है तो उस व्यवस्था की करिए जिससे आज भी हम लोग पीड़ित हैं। वो कौन व्यवस्था है? वो ब्राह्मणों की व्यवस्था है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो मनुवादी व्यवस्था है। और वो मनुस्मृति में जो व्यवस्था लिखी गई थी वो व्यवस्था है। तो सवाल खड़ा होता है ये व्यवस्था किसने बनाया? ये व्यवस्था किसने बनाया? तो ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाया। तो ब्राह्मणों ने बनाया तो ब्राह्मण कब आए? तो टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है 21 मई 2001 का कि ये यूरेशिया से है। और कब आए? तो अंग्रेज जब नहीं आए थे तब आए, मुगल जब नहीं आए थे तब आए। मतलब अंग्रेज चले गए, मुगल खत्म हो गए, उनकी व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन जो अंग्रेजों और मुगलों के पहले आए थे उनकी व्यवस्था अभी भी चल रही है। तो चर्चा किसकी होनी चाहिए? इसकी होनी चाहिए। कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया, कई लोग शहीद हो गए। हम सभी लोगों को, पूरे देश के लोग दुखी हैं। तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। लेकिन देश में रोज जो जाति पूछकर हत्या हो रही है, जाति के नाम पर हत्या हो रही है, उसके लिए क्या है? उसके लिए कौन सा एक्शन है? उसके लिए कौन सा बुलडोजर है? वो आतंकवादी है तो ये भी आतंकवादी है। अगर वो आतंकवादी है, वो मार रहे हैं तो ये भी तो मार रहे हैं जाति के नाम पर, तो ये भी तो आतंकवादी है। तो इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तो बड़ा सवाल है इस देश में कि हमें इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। लेकिन इस देश में हमको गुमराह किया जाता है, लगातार गुमराह किया जाता है। आजादी को 77 साल हो, 75 साल जब आजादी को पूरा हुआ तो अमृतोत्सव मनाया गया। और अमृतोत्सव में ताली बजाने के लिए हम लोगों को भी बुलाया, पिछड़े वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा बुलाया। तो पिछड़े वर्ग के लोग गए और ताली बजाकर चले आए। तो ताली बजाने वालों को हमने पूछा कि अरे कहाँ गए थे? कहा अमृतोत्सव में गए थे। तो हमने कहा अमृतोत्सव का क्या मतलब है? कहा ये नहीं पता है। तो हमने कहा हम बता देते। आजादी को 75 साल हुए, तो 75 साल की आजादी में अमृत निकला और उस अमृत का उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जो अमृत निकला वो अमृत तो एक ही जाति के लोग खा रहे और ताली हमसे बजवा रहे हैं। वैसे तो ताली बजाने वालों की एक जमात है देश में, उनको बुलाकर भी ताली बजवाया जा सकता है, उनका तो काम ही है। लेकिन उनको बजाने से मजा नहीं आता ना भाई। जिसका सत्यानाश कर रहे हैं उसी से ताली बजवाएं तब तो थोड़ा उनको मजा आता है। अब उनसे ताली बजवाएं तो मजा नहीं आता है। तो देश में ये खतरनाक काम चल रहा है। आजादी के 77 साल हो गए। जब इस देश में अंग्रेज थे तो हमारे पुरखे पूर्वजों को ये बात समझाई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्या है, अंग्रेजों को अगर इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह कैसे सफल हुआ? यहाँ चौहान लोग हैं ना, अगर चौहान लोग नमक सत्याग्रह में शामिल नहीं होते तो गांधी जी नमक सत्याग्रह सफल कर लेते। इतिहास पढ़ लो, उठाकर इतिहास उठाकर पढ़ लो। अगर चौहान लोग नमक सत्याग्रह में गांधी जी का सपोर्ट नहीं करते और जेल नहीं जाते, उनके आंदोलन में साथ नहीं देते, तो गांधी जी नमक सत्याग्रह सफल नहीं कर पाते। तो हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, इसलिए आजादी की लड़ाई सफल हुई। नहीं तो 1857 तो लड़ रहे थे मुगल और ब्राह्मण मिलकर, तो क्या हुआ था? लड़ तो रहे थे, बहादुर शाह जफर, तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा 1857 में तो लड़े थे, कुचल दिए गए थे बुरी तरीके से।
और जब हमारे लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए तो ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया और इसकी वजह से अंग्रेज घबरा गए और घबरा करके देश छोड़कर भाग कर गए। तो हमारी वजह से गए। अगर हमारे पूर्वज नहीं शामिल होते तो आज जो नागपुर से बैठकर देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दे। लेकिन हमें मिला क्या? 77 साल हो गए, हम कह रहे हैं जानवरों की गिनती हो रही, कुत्तों की हो रही है, हिजड़ों की हो रही, हमारी भी कर लो, सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अमित शाह ने पूरा सिस्टम बदल दिया और कहा कि अंग्रेजों का बनाया है इसलिए हम इसको बदल रहे हैं, अब इंडियन पिनल कोड नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता होगी। कहा कि नहीं कहा? अरे हमने कहा अमित शाह जी इतना अंग्रेजों से चिढ़ है तो बहुत सही बात है। हम भी कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने 1931 में हमारी गिनती किया था तो हम 52% थे। अब खाम खा हमें बार बार वही बताना पड़ता है कि 1931 में अंग्रेजों ने किया तो हम 52% थे, 1931 में अंग्रेजों ने किया इसलिए हम 52% हैं। आप आज कर लो, आपका नाम लेकर बताएंगे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने हमारी गिनती किया, हम इतने % हैं। मगर वो अंग्रेजों का ठीक है, वो अंग्रेजों का ठीक है, वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब गिनती ही नहीं होगी तो संख्या के अनुपात में हिस्सा कहां? लड़ाई सब मिलकर लड़े और मलाई एक आदमी खाए। लड़ाई सब मिलकर लड़े और मलाई एक आदमी खा रहा। बताइए 75 साल में संविधान लागू हुए हो गया और 75 साल में एक भी ओबीसी की पार्टी बताइए जिसकी देश में सबसे ज्यादा आबादी है 52% उस समय थी। बिहार में गिनती हुई 64% है। बिहार में 64% है। जिन लोगों ने देखा इतनी बड़ी आबादी वाली एक पार्टी का नाम बताइए जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल चलाया। एक पार्टी नहीं चलाया। शेड्यूल कास्ट की आबादी ऑल इंडिया में 16-17%, पहले 15% थी, अभी बढ़ गई। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोगों की एक पार्टी का नाम बताइए जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया। आदिवासियों की एक पार्टी का नाम बताइए जिनकी आबादी 7.5-8% है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया? तो नहीं चलाया। 75 साल में SC ST OBC कि एक भी पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाया। तो कौन लोग चला? तो क्या क्षत्रिय राजपूत की किसी पार्टी ने चलाया? नहीं चलाया। फिर कौन चला रहा? 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां ही 77 साल से देश की सत्ता और व्यवस्था पर बनी हुई है। बाकी किसी का नंबर नहीं लग रहा। जहां से कानून बनता है वहां कब्जा जमा करके बैठे हुए नाजायज तरीके से कब्जा जमा कर बैठे हुए। नाजायज तब भी था जब नेहरू प्रधानमंत्री बने और नाजायज तब भी था जब EVM से मोदी प्रधानमंत्री बने। दोनों नाजायज थे। नेहरू जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो समर्थन सरदार पटेल को था और जबरदस्ती नेहरू को बनाया गांधी जी ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके। तब भी जबरदस्ती बने, अब भी जबरदस्ती बने, नाजायज तरीके से कब्जा करके और करवा करके 77 साल में रखा हुआ है। जहां से कानून बनता वहां, जहां से कानून पर अमल होता। 79.2% मतलब लगभग 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय का आंकड़ा है। तो हम कहां? देश की जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो मोमबत्ती लेकर जाओ या टार्च लेकर जाओ, ढूंढो। तो ढूंढने से कहीं एक आध गलती से मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो सारा का सारा। तो लोकतंत्र में 3 स्तंभ माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों पर उनका कब्जा। और चौथा स्तंभ जो माना जाता मीडिया, उसके हाल तो बहुत खराब। उसके हाल तो इतने ज्यादा खराब है कि वो कहने और सुनने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, इतने ज्यादा उसके हालात खराब। तो हम कहाँ हैं? देश का बहुजन जिसको कहा जा रहा है, देश का OBC SC ST किसको कहा जा रहा है, वो कहाँ है? जिसकी संख्या सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, जो सबसे ज्यादा वोट दे रहा है, वो कहाँ खड़ा है? और उसकी क्या स्थिति? तो क्या कभी हमने इस बारे में सोचा
या केवल लाइन लगा लगा कर वोट ही डाल रहे चुनाव को उत्सव समझ। तो देश में 77 साल में इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है और हमको क्या कह रहे, ये मुद्दे ना उठे। जो हम बता रहे हैं ये मुद्दे उठेगा तो उनके वर्चस्व को खतरा पैदा हो जाए, इसलिए ये मुद्दे ना उठे। फिर क्या मुद्दा उठना चाहिए? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक मुद्दा हिंदू मुसलमान का खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा शुरू हो जाता, तीसरा खत्म नहीं होता चौथा शुरू हो जाता। आपको लगता है देश की सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान? ऐसा लगवाया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान नहीं है, देश की सबसे बड़ी समस्या वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, जिसके आधार पर आज भी कोई ऊंच है और कोई नीच है, जिसके आधार पर शोषण हो रहा है, जिसके आधार पर अत्याचार हो रहा है और जिसके आधार पर पूरे लोकतंत्र पर एक ही जाति के लोग कब्जा किए हैं, एक ही वर्ण के लोग कब्जा किए हैं। ये देश की सबसे बड़ी समस्या। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सौंपा संविधान सभा को, तो चेतावनी देते हुए कहा कि संविधान में तो हम सभी लोग, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा तो हम सभी लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन एक तरफ संविधान होगा कि हम सभी लोग बराबर हो जाएंगे और दूसरी तरफ इस देश में सामाजिक असमानता बहुत बड़े पैमाने पर है, आर्थिक असमानता बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर जल्दी ही इसको नहीं भरा गया तो ये समाज के लिए संकट और लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए ये खतरा पैदा कर देगा। इसको भरने की कोशिश नहीं हो रही है, इसको बढ़ाने की कोशिश इस देश में हो रही है, क्योंकि जो लोग 75-77 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं वो संविधान को बाजू रखते हैं और मनुस्मृति का दिमाग लगाते हैं, फिर संविधान का इम्प्लीमेंट करते हैं। संविधान का इम्प्लीमेंट मनुस्मृति के दिमाग से करते हैं, इसलिए संविधान में अधिकार लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल में मिलता नहीं है। तो आज देश के ये हालात हैं, तो इन हालातों को हम लोगों को समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा साबित नहीं हो। अब संविधान अच्छा है, संख्या हमारी ज्यादा है, वोट हमारा ज्यादा है, लागू करने वाला नियुक्त करने की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है। और हम किसको दे रहे हैं ताकत? मनु के बच्चों को। बाबा साहब ने हमको दिया और हम मनु के बच्चों को दे रहे हैं, तो हमारा सत्यानाश होगा कि नहीं होगा? और इसलिए हमारा सत्यानाश हो रहा है। तो हमें इन बातों को समझने की जरूरत है और इसके बारे में समाज को जागृत करने की जरूरत है कि आज देश में जो हालात हैं, बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में कहा था, क्योंकि बाबा साहब अपने आखिरी समय में बहुत दुखी रहते थे, तो नानक चंद रत्तू ने उनको पूछा कि बाबा साहब आप इस समय इतना दुखी क्यों रहते? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि रत्तू, जब मैं दूर दूर तक देखता तो ये जो मेरा कारवां है, जो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया, इसको आगे ले जाने वाला मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है, ये सोचकर मेरा कलेजा फट गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरा जो कारवां है, मेरे अनुयायी अगर इसको आगे ना ले जा पाए तो रोक कर रखे। तो बाबा साहब के लोग तो समझ ही नहीं पाए और वो लोग लगातार उसको पीछे ढकेलने में लगे हुए। आपको बाबा साहब ने आरक्षण दिया और आज निजीकरण हो रहा है, और जब निजीकरण हो रहा है, एक एक चीज बेच दी जा रही है, तो चर्चा तो निजीकरण की हो रही है, लेकिन खत्म आरक्षण हो रहा है। पता चल पता नहीं चल। बाबा साहब ने कहा फ्री एजुकेशन होगी, कहा लो फ्री एजुकेशन, खाओ खिचड़ी, हम कॉन्वेंट में पढ़वाएंगे, तुमको खिचड़ी खिलाएंगे, तुमको पीछे कर देंगे, अपने को आगे कर लेंगे, दोहरी शिक्षा नीति लागू कर। तो क्या क्या हो रहा है? वोट का अधिकार दिया तो मशीन ले आया, पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे, अब मशीन से काम कर। तो देश के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब किए जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों की सक्रियता बढ़नी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से बहुत उम्मीद लगाई। 1953 में जब बाबा साहब के इस्तीफे के बाद नेहरू जी दबाव में आए और ओबीसी के लिए काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया, तो कालेलकर कमीशन में जो ओबीसी के लोग थे
वो बाबा साहब के पास गए और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब क्या कर दिया जाए ओबीसी के लिए कि ओबीसी का कल्याण हो जाए। तो बाबा साहब ने कहा ओबीसी में बड़े लोग पैदा कर दो। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि बड़े लोग पैदा करने का क्या मतलब है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को फिर पूछा उन लोगों ने कि ये बड़े लोग का क्या मतलब है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिस समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 30 वकील पैदा हो जाए उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो बाबा साहब को कितनी उम्मीद थी, कब 1953 और वही बाबा साहब 1956 आते आते अपने ही पैदा किए गए पढ़े लिखे लोगों को देखा तो निराश हो गए और कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अनपढ़ों से मुझे कोई शिकायत नहीं। तो आज हमको क्या संकल्प लेना, आज यहाँ बैठे हर व्यक्ति को क्या संकल्प लेना है? ये संकल्प लेना है कि बाबा साहब किसी ने आपको धोखा दिया होगा या अनजाने में हम लोगों ने भी दिया होगा, लेकिन आज से संकल्प लेते हैं कि अब आपको धोखा देने वाले नहीं बनेंगे बल्कि आपके कारवां को आगे ले जाने वाले बनेंगे। ये संकल्प लेना होगा। और अगर ये संकल्प हम लेते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के मौके पर तो ये संकल्प बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और यही बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के लिए अपना बुद्धि, अपना पैसा, अपना समय, अपना श्रम, अपना हुनर अगर हम लगाने की बात तय करते हैं तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। नहीं तो केवल 14 अप्रैल को अगर केवल नारा लगाने का काम करते हैं तो हम बाबा साहब के भक्त हैं। एक भक्त होता है, एक अनुयायी होता है। तो बाबा साहब ने कहा विभूति पूजा मत करो, ये तुम्हारे सत्यानाश का कारण बनेगा। अनुयायी बनो हमारे। अनुयायी का मतलब कि हम जो कर रहे थे उसको आगे बढ़ाने का काम करो। तो हमें ये तय करने की जरूरत है। अगर हम लोग इस बात को तय करते हैं और घर घर में जो फूले साहू अम्बेडकर का संदेश है उस संदेश को पहुंचाने का काम करते हैं तो इस देश में क्रांति तय है, कोई रोक नहीं सकता। जो जानकार लोग हैं बहुत सारे लोग निराश और उनको चिंता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अब क्या होगा। मैं कहता हूं निराश होने की जरूरत नहीं है। समाज को जागृत करने की जरूरत है, समाज को संगठित करने की जरूरत है और संगठित करके हक अधिकार के लिए लामबंद होकर के लड़ने की जरूरत है। निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आपका दुश्मन आपका मनोबल गिराना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि आपका मनोबल गिरेगा तो आप लड़ाई हार जाओगे। आज से नहीं गिरा रहा है, बहुत दिन से गिरा रहा है। इसलिए नाम उठाकर देख लो, निरहु गुरहु कतवारू फेंकू बहाऊ उसने ही रखा है जितने पुराने नाम हैं, तो मनोबल गिराने के लिए ही रखा है। आज भी गिराने का काम कर रहा है, गिराना नहीं है, लड़ना है। लड़ने के लिए क्या बाबा साहब ने कहा, शिक्षित करो। शिक्षित करो क्या मतलब है? केवल स्कूल में पढ़ के थोड़ी शिक्षित हो, केवल स्कूल में पढ़ के शिक्षित नहीं होगा। एक स्कूल की पढ़ाई है और एक सामाजिक पढ़ाई है। स्कूल की पढ़ाई स्कूल में पढ़ लिया, सामाजिक पढ़ाई आप लोग पढ़ाओ, शिक्षित करो। और जब शिक्षित होगा, ज्ञान होगा, उसे अपने इतिहास का ज्ञान होगा, अपने वर्तमान का ज्ञान होगा तो संगठित होगा। तो संगठित करना है और फिर संगठित होकर संगठन में शक्ति होती है, उस शक्ति के आधार पर दुश्मनों से लड़ाई लड़ने का काम करना है। जैसा दुनिया के तमाम देशों में हुआ और दुनिया के तमाम देशों में जब शोषित वंचित लोग इकट्ठा हुए और लामबंद हुए शासकों के खिलाफ तो शासकों की या तो हत्या हो गई, या तो शासक लोग खुद ही आत्महत्या कर लिए, या तो हाथ जोड़कर सरेंडर कर दिए आंदोलनकारियों के सामने, या तो देश छोड़कर भाग गए। जैसे अभी बांग्लादेश से भागकर आई। तो देश में बड़े से बड़े जो तानाशाह है उनको भी जनता के सामने झुकना पड़ा है। इसलिए ना तो निराश होने की जरूरत है, ना तो डरने की जरूरत है। बाबा साहब का संविधान है, हमें बोलने, सुनने, आंदोलन करने हर चीज का अधिकार है। उन अधिकारों के बारे में जागृत करना है, संगठित करना है और संगठित करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करना है। इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।